Hello everyone. Administrative changes after 1857 चैप्टर नंबर 11 स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। ये आज पार्ट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपका 1 सेकेंड, यहाँ पे आज आपका पार्ट 2 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था न्यू स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या क्या थी। सेंट्रल लेवल पे हमने यहाँ तक कवर किया था। ठीक है, तो अब हम आज प्रोविंशियल गवर्नमेंट से देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आपको याद रखनी है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861 में, उसने रिटर्न कर दी थी पावर्स जो थी मद्रास एंड बॉम्बे में, लेकिन जो कि 1833 में इनको दी गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो मद्रास एंड बॉम्बे को लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई थी 1833 में, उसको मतलब वापस ले लिया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उन्होंने वो इस्टेब्लिश किए गए अदर प्रोविंसेस में भी बाद में जाके। ठीक है, लेकिन ये जो 3 प्रेसिडेंसीज थी जैसे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, इन्होंने ज़्यादा राइट्स एंड पावर को इंजॉय किया एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस में जो खोले गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, आपको याद रखना है बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल खोले गए थे इनके पास मोर पावर्स थी। ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिडेंसीज थी वो एडमिनिस्टर की जाती थी बाय द गवर्नर, और उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे जो कि अपॉइंट किए जाते थे बाय द क्राउन, वो उसको देख रेख उसकी करते थे, एडमिनिस्टर करते थे। और जो अदर प्रोविंसेस थी वो किनके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, प्लस जो चीफ कमिश्नर था जो कि अपॉइंट किया जाता था गवर्नर जनरल द्वारा। देखिए, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो सिंपल प्रेसिडेंसीज थी, ये जो इम्पोर्टेंट वाली थी, ये एडमिनिस्टर की जाती थी गवर्नर, अदर वाली जो थी, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, जो 3 थे, ये अपॉइंट किए जाते थे बाय द क्राउन। और जो अदर प्रोविंसेस थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्लस चीफ कमिश्नर जो कि अपॉइंट किए जाते थे गवर्नर जनरल द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 2 बातें। उसके बाद जैसे आगे चलता रहा सिलसिला, तो कुछ स्टेप इन्होंने उठाए टुवार्ड्स द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो उसको डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए जिसके अंदर इन्होंने एम रखा कि हमें इंक्रीज़ करना है रिवेन्यू एंड डिक्रीज़ करना है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इंक्रीज़ करना है रिवेन्यू, डिक्रीज़ करना है एक्सपेंडिचर, ये इनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में था। और डिड नॉट इन एनी वे इंडिकेट द प्रोग्रेस टुवर्ड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका ये मतलब नहीं था कि इससे जो है इनकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इनको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये स्टेप उठाए गए। उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ सम्स जो था वो लिया जाता था फ्रॉम द सेंट्रल, उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन में से, जैसे कि पुलिस, जेल्स, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, रोड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, है ना। और जो फर्स्ट स्टेप उठाया गया टुवर्ड्स द बाइफरकेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, वो लॉर्ड मायो के द्वारा उठाया गया 1870 में। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि कहाँ कहाँ से इन्होंने सेंट्रल लेवल में से जो है वो रिवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। पुलिस, जेल्स, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, और आपके पास रोड्स। ठीक है, और ये सेंटर और स्टेट को बाइफरकेट करने वाला पहला 1870 में कौन था? लॉर्ड मायो। ठीक है, उसके बाद जो हेड ऑफ एक्सपेंडिचर किया जाता था, जैसे कि लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ ऑफ जस्टिस, ये जो सब था ये ट्रांसफ़र कर दिया गया टू द प्रोविंसेस। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा 1877 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है कि जो लैंड रेवेन्यू था, आपका एक्साइज था, आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था, ये 1877 में लॉर्ड लिटन ने
जो है प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दिया कि वो इसका लेखा जोखा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनको फिक्स्ड जो शेयर था ऑफ इनकम वो मिलना शुरू हो गया था विद इन द प्रोविंस, और साथ ही साथ में फ्रॉम द अदर सोर्सेज से भी मिलना शुरू हो गए थे। कहाँ से? स्टैम्प्स, एक्साइज, इनकम टैक्स, क्योंकि ये अब कहाँ चले गए हैं, ये उसने दे दिया प्रोविंसेस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि 1882 में जो ऑल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है जनरल, एक होता है प्रोविंशियल, और तीसरा आपका डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और प्रोविंस में, ठीक है। तो एक तो जनरल किसको बोला जा रहा है? सेंटर को, फिर प्रोविंशियल स्टेट्स वाला, और फिर जो सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है। ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू फिर इन तीनों में आने लग गए। उसके बाद जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो कम्प्लीटली सबऑर्डिनेट थी टू द स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि वो उनको आंसरेबल थी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर। एक बार क्विक से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहली बात कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में आता है वो मद्रास और बॉम्बे को जो है उनकी पावर्स को टेक अवे कर लेता है, जो कि 1833 में उनको दी गई थी। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में थी उनको मोर पावर प्रिविलेजेस थी दैन द अदर प्रोविंशियल में जो खोली गई थी। उसके बाद हमने ये देखा कि गवर्नर और ये आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे जो कि क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, ये एडमिनिस्टर करते थे प्रेसिडेंसीज को। और जो अदर प्रोविंसेस, ये हमने प्रोविंसेस की बात की, ठीक है। जो अदर प्रोविंसेस में थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो है एडमिनिस्टर करते थे, और चीफ कमिश्नर उसको असिस्ट करता था, और ये चुना जाता था बाय द गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, और इनका एम ये होता है कि रिवेन्यू को इंक्रीज़ करना है और एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ करना है। उसके बाद इन्होंने बताया कि पुलिस, जेल, ये एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज से भी ये जो है रिवेन्यू जनरेट करने लग गए। और लॉर्ड मायो जो थे 1870 में, इन्होंने बाइफरकेट कर दिया कि सेंटर का रिवेन्यू अलग होगा और स्टेट का रिवेन्यू अलग होगा। उसके बाद लैंड रिवेन्यू जो है, एक्साइज ड्यूटी हो गई, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सबको प्रोविंसेस के अंडर दे दिया गया बाय द लिटन। कब? 1877 के अंदर। उसके बाद 1882 की हमने बात की, जब सेंटर, प्रोविंशियल और सेंटर एंड स्टेट में 3 मतलब बना दिए गए उन्होंने ग्रुप, जहाँ पे ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो डिवाइड होगा। उसके बाद मेन इन्होंने ये बताया कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितना भी होगा कंप्लीट पावर जो होगी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर होगी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर होगी। आई थिंक ये आपको पूरा सिनेरियो जो है वो समझ में आ गया होगा। अब लोकल बॉडीज़ पे चलते हैं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें ये है कि इट वाज डिसाइडेड टू डिसेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रमोटिंग द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी तो हम ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसको प्रमोट करके? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को करके, एंड थ्रू द म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकल बॉडीज़ में ही आ जाती हैं ये भी एक तरह से, तो म्यूनिसिपैलिटीज़ के थ्रू और साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के थ्रू। और ये किन किन एरियाज़ में काम करेंगे? एजुकेशन में, हेल्थ में, सैनिटेशन में, वाटर सप्लाई, रोड्स, बेसिक एमिनिटीज़ जो होती है ना, उस पे जो टैक्स लगा के, ये लोकल टैक्स लगा के जो है ये फिर कलेक्ट किया करेंगे टैक्सेस, ठीक है। और इसी से जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। और भी कुछ फैक्टर्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाए टू आर्ट्स द लोकल बॉडीज़, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज फेस की जाती है बाय द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ओवर सेंट्रलाइजेशन के कारण
गवर्नमेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन तो ज़रूरी थी लेकिन ओवर हो जाए तो ये सही नहीं होती है। दूसरी बात कि इंडिया में ये बोला जा रहा था कि यूरोप वाला सिस्टम लेके आएंगे, ठीक है, लेकिन वैसा लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इंडिया में तो बिल्कुल ही ग्राउंड ज़ीरो से इन्होंने स्टार्ट करना था। तीसरी बात आपके पास ये आती है कि जो इंक्रीज़ हो रहा था नेशनलिज्म इम्प्रूवमेंट के लिए, बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए, वो भी एक क्रिएट कर रहा था डिफ़िकल्टीज, ठीक है।